अभी नहीं तो फिर कभी नहीं. Hello everyone, my name is Khushi Jha, your physics teacher from 100+ Academy. So today we will be discussing sample question paper of year 2024 to 25 of class 10th बच्चों. ठीक है, ये वाला पेपर, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज हम लोग इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, चाहे वो और वाले क्वेश्चंस हो या फिर सारे के सारे ऑप्शंस वाले ही क्वेश्चन क्यों ना हो. वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स ऑफ दिस पेपर. ठीक है भाई, रेडी हो? रेडी होने से पहले और इस वीडियो को फर्दर देखने से पहले मेक श्योर यू आर सिटिंग ऑन योर टेबल एंड नॉट, आराम से लेटे नहीं हो भाई बेड पे, राइट? अच्छे तरीके से बैठ जाना है अपने स्टडी टेबल पे विथ योर पेन एंड नोटबुक और स्टार्ट करना है मेरे साथ, खुशी मैम के साथ अपना पेपर सॉल्व करना. तो रेडी हो भाई? स्टार्ट करें? चलो भाई स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर आवर पेपर. देख लेते हैं भाई. ऑल क्वेश्चन वुड बी कंपल्सरी. However, an internal choice of approximately 33%, अप्रॉक्स आपको बच्चे 33% की चॉइस मिलती है, राइट? ऑप्शंस वगैरह और वगैरह वाले ऑप्शंस में. बाकी सारे कंपल्सरी क्वेश्चंस है आपके. आपका जो पेपर है बच्चों वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी एंड ई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? सेक्शन ए आपके कौन सा सेक्शन ए होगा बच्चों? सेक्शन ए में आपका होगा एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, राइट? सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थोड़े से पार्ट 2 और फिर सेक्शन डी आपका लॉन्ग है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने वाला है, ईच ऑफ मार्क्स 5. और अगर हम बात करें सेक्शन ई की तो उसमें हमारा केस स्टडी आ जाता है, राइट? केस स्टडी कितने मार्क का होता है मैम? केस स्टडी होता है हमारे 4 मार्क्स के, है ना भाई? तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन करने वाले हैं, तो भाई रेडी हो ना? बिल्कुल. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. अब देखो, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है मैम, इन द फॉलोइंग केसेस अ रे ऑफ इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर. कहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है? कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट हो रही है. इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0. कौन से केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 होगा? इसका मतलब बच्चे आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंगल आई 0 कब होगा? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगा, लेट्स से मैंने ये वाला मिरर ले लिया, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही बोला है ना, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, मतलब कुछ ना कुछ एंगल तो मैम बन रहा है इंसिडेंट का. 0 तो नहीं है, बिल्कुल 0 नहीं है. उसके बाद अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बच्चे रे पास कर रहा है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से. कहाँ से पास कर रहा है मैम? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आपको रूल याद है? क्या बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे जाएगी तो वो वापस अगेन रिटर्न हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे बच्चों आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0. नॉर्मली जा रही है ना, तो अगर बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि भाई एंगल आई मैम यहाँ पे तो 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री होगा, तभी तो एंगल आर भी 0 डिग्री होगा, तभी तो जहां से रे आ रही है वहीं से रे वापस चली जाएगी. ठीक है भाई? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली. ठीक है भाई, 1 मार्क मिल गए. चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम अगेन एमसीक्यू का ही. यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म का डायग्राम दे रखा है और ए और बी हमसे पूछा. अरे मैम ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो डिस्पर्जन का क्वेश्चन है मैम, है ना? 7 कलर्स जाती है, ये वाली मैम हमारी होती है वायलेट और ये वाली मैम होती है हमारी रेड, और बीच में सारे कलर्स जाते हैं ना विबग्योर के फॉर्म में. याद आया? ढूंढो. ए है ब्लू, रेड, गलत भाई. बी ग्रीन, येलो, ये भी गलत है मैम. सी ऑप्शन बोल रहा है कि कलर ऑफ रे ए है रेड और बी है वायलेट. बिल्कुल सही है मैम, लास्ट वाला भी गलत है. तो इसका भाई करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? ऑप्शन सी इज करेक्ट. 1 मार्क एक और मिल गए भाई, 2 मार्क्स हो चुके हैं आपके.
चलो भाई, उसके बाद आ जाता है हमारा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। असर्शन बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि अरे मैम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, फिर मैम कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैम बहुत कंफ्यूजन सी हो जाती है ना। इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। सबसे पहले तो अपने माइंड को शांत करो, काम करो और आराम से पढ़ना। ठीक है, चलो मेरे साथ पढ़ो। असर्शन क्या है भाई कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट, मतलब जो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है। ठीक है, हाँ मैम बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अरे वाह, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है ना, असर्शन इज ट्रू। नाउ रीजन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, याद है ना भाई, कार्टेशियन वाला साइन कन्वेंशन। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। मैम एक बार दिखाई दो डायग्राम में मैम कैसे होता है। तो ये देखो भाई, जो भी रेज आती है वो तो ऐसे डाइवर्ज कर जाती है, बिकॉज यू नो दैट कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, राइट। तो अब हम सारे के सारे रेज को लेकर कहाँ आते हैं, हम अपने लिए कहाँ लेकर आते हैं, तो मैम हम लेकर आते हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये रे पैरेलल जा रही थी तो फोकस से ही पास होगी। अच्छा, इसका मतलब मैम इसका फोकस यहाँ पे है, यस यहाँ पे है। तो अब जरा देखो, जरा कार्टेशियन अगर प्लेन की बात करें तो ये वाली साइड कौन सी है, राइट वाली साइड कौन सी है, मैम ये वाली साइड तो हमारी पॉजिटिव है। तो भाई बिल्कुल सही बोला है इन्होंने कि ये भी ठीक है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं मैम करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है कि बिहाइंड द मिरर क्यों बन रहा है। ये तो बस फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, ये तो मैम बस किसकी बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो मैम ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें से हमारा बताओ कौन सा आंसर सही जाएगा, बी वाला, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि मैम ए और बी दोनों ही सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर असर्शन, राइट। ओके देन 1 मार्क्स एक और मिल गए भाई। आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जहां पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट। 2 मार्कर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे। आज हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है एक डायग्राम। भाई डायग्राम देख के ही बच्चे डर जाते हैं, अरे भाई क्या दे दिया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना मिरर दे रखा है ना लेंस दे रखा है, करे क्या। एक बार जरा इस डायग्राम में फोकस करो, ठीक है, थोड़ा गौर फरमाओ। क्या दिख रहा है भाई कि यहाँ पे एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कुछ है। अब ये क्या है ये तो भाई बाद में ही पता चलेगा, एक बार थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं। So whenever we are observing any diagram, we can see that this is our object, right? And this is our dotted lines. ये क्या है मैम, ये हमारी है dotted lines. Dotted lines. Dotted lines से मतलब ही समझ आ गया मैम, वर्चुअल है ये तो, है ना भाई, वर्चुअल है। अब एक बार जरा देखना, जरा अच्छे से देखो इसे। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस यूज। लेंस का टाइप क्या है बच्चों, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस यूज। आपको याद हो तो कॉनकेव लेंस में सारी की सारी इमेज डिमिनिश्ड बनती है। मैम वैसे भी तो केसेस भी तो 2 ही होते हैं, हाँ जी 2 केसेस होते हैं और दोनों केसेस में हमारी इमेज कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट का मैम कितना बड़ा इमेज बन रहा है ना, तो ये तो मैम कॉनकेव का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, भले ही वहां पे वर्चुअल है। तो ये हो जाएगा मैम हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। याद आया कौन सा केस, लास्ट वाला केस जो है ना, 6th वाला केस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, मैम नेचर क्या है, तो बच्चों नेचर इसका क्या है भाई, वर्चुअल। इसका नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल इमेज, है ना भाई, और इरेक्ट भी है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, है ना, इरेक्ट। ये 2 हमारे पास आ गए इसके आंसर, ये 1 मार्क इसके मिल जाएंगे। वैसे इसका एक और पार्ट है ना, हाँ जी इसका एक और पार्ट है। इसका मतलब है कि ये हमारा था, ये लिखने के लिए कि आपने कॉन्वेक्स लिख दिए अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। एवरीवन ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। इसके हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे, इसके हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे। आपने ये लिख दिया
1 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ पे आया जहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। If the image is formed at a distance of 30 सेंटीमीटर, अगेन बच्चे आपको ध्यान रखना है कि whenever you are giving your exam, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम वैसे भी, तो उस टाइम आपका बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह होता है, एकदम माइंड को काम करके ना बस धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते रहना है कि हमें सी पार्ट में बोल रखा है कि आपका जो इमेज है वो फॉर्म्ड हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। हमसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा कहाँ पे है, ठीक है भाई, यू हमें बताना है एक्चुअल में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे पास कौन सी लेंस है भाई, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज, देन वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। अच्छा एक बात बताओ, v इज इक्वल टू क्या लूँ मैं, -30 सेंटीमीटर लूँ या +30 सेंटीमीटर लूँ? पहले मुझे खुद सोच के बताओ, ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो अभी भी समझ नहीं आया, प्लस माइनस कहाँ आया? अब देखो यहाँ पे, अगर इस डायग्राम में ही देखो तो ये यहीं पे बन रही है ना भाई आपकी इमेज, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। नाउ मैम साइन, ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट वाली साइड कौन सी है? मैम नेगेटिव है ये तो, हाँ जी भाई नेगेटिव है, इसका मतलब वी आपको क्या लेना है भाई, नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? अब आपको क्या करना है, आपको बोला है एक और चीज गिवन है बच्चों, and the image is twice the size of the object, and the image is twice the size of the object, u is your object here, right? अब देखो क्या करना है एकदम ध्यान से, आपको पता है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर लेंस, v by u, राइट? v की जगह क्या रख दो मैम, 2u रख देते हैं, और u की जगह तो u ही होगा, है ना, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, u से u कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, m इज इक्वल टू 2। पर मैम हमें तो निकालना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कोई बात नहीं बच्चों, इसी फॉर्मूले से लगा देते हैं। v आपका बताओ कितना दे रखा है मैम, v दे रखा है -30, तो मैंने यहाँ पे -30 लिख दिया। u मैम पता नहीं, मैग्निफिकेशन मैम अभी अभी निकाला 2, ओके देन, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। गॉट इट भाई, क्योंकि वहां पे 2 डिवाइड में चले जाएगा u आकर, ठीक है, तो u आ गया हमारा -15 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था ये, but we know that we are attempting all the questions in our paper, right? So we will be also attempting this question. What type of lens always forms a virtual, erect and diminished image? Lens पूछा है बच्चों और virtual, erect and diminished पूछा है, तो मैम अभी अभी तो आपने बताया था वो होता है कॉनकेव लेंस। लिस्ट 2 यूजेस ऑफ सच लेंस। मैम 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस बता दीजिए भाई, तो भाई बता देते हैं अभी, कॉनकेव लेंस के यूजेस कितने बताने हैं, 2। तो सबसे पहला तो आप ये बता दो, करेक्शन फॉर मायोपिया, है ना भाई, करेक्शन फॉर मायोपिया के लिए हम कौन सी यूज करते हैं लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, है ना भाई। उसके बाद सेकेंड यूज बता दो भाई, सेकेंड यूज होता है मैम, ये जो हमारे स्पाई होल्स होते हैं ना, या पीप होल्स इन द डोर्स, फॉर सिक्योरिटी पर्पज एंड ऑल, तो उसके लिए भी हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। हो गए भाई, इसके लिए भी हमें कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स मिल गए। ये देखो 1 मार्क्स इसके लिए और 1 मार्क इसके लिए, यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, आपके मार्क्स कहीं पे भी कैंसिल नहीं होने वाले हैं, ठीक है भाई। ओके देन, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पे हमारे पास अगेन चॉइस है, यू कैन अटेम्प्ट ईदर ए या फिर बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस फिगर इन क्लोथ्स ड्रायर कंटेन्स 2 हीटर्स, ठीक है, XB और YB, इन पैरेलल, कैसे कनेक्टेड है बच्चों, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और क्या बता रखा है, द अबव फिगर शोज द सर्किट कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट पावर सप्लाई, when both switches are closed, the current in X is 3.5 एम्पियर। तो करंट X में कितना है,
मैम 3.5 एम्पियर। हाँ जी, ये तो समझ आ गया। पूछा क्या है, एनालाइज द सर्किट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मुझे बताना जरा। मैम पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, है ना भाई। V क्या होगा, 230 वोल्ट दे रखा है ना पूरे सिस्टम का यहाँ पे। अगर ये क्लोज्ड कर दी गई, ये क्लोज्ड कर दी गई, अब मुझे बताओ कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। याद आया, पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, सेम। तो मतलब यहाँ पे भी 230 वोल्टेज होगा और यहाँ पे भी 230 वोल्टेज होगा, है ना भाई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 230 मल्टीप्लाई बाय आई कितना दे रखा है, 3.5 एम्पियर, 3.5 एम्पियर। इसको ऐसे कर लो, पॉइंट हटा दो, अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आ गया 23 मल्टीप्लाई बाय 35, दैट विल बी इक्वल टू 805 वॉट। ठीक है भाई, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपने आंसर निकाल दिया 805। SI यूनिट के हाफ मार्क्स कटते हैं, सो SI यूनिट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, हाँ तो आप लोगों ने करा, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया P इज इक्वल टू VI, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। V था हमारा कितना, V था मैम हमारा 230 और I कितना था, I था मैम हमारे पास X के लिए कितना था भाई, 3.5 एम्पियर। तो हमने कर दिया 3.5 एम्पियर और ये था हमारे पास वोल्ट। तो यहाँ पे डेसिमल हटाया, 0 से 0 यहाँ पे घटा, हमारे पास आ गया 23 इंटू 35। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास कितना आ गया मैम, 805 वॉट आंसर। तो हमने इसे ऐसे लिखा और यहाँ पे हमने इसे बॉक्स के अंदर डाल दिया, मिल गए वही मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट योर आंसर इन द बॉक्स, गॉट इट। इस तरीके से आपको लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और क्या पूछा है भाई इसमें, If the resistance of X is double that of Y, क्या बोला है, if the resistance of X, ऐसे लिख लेते हैं, if the resistance of X is double that of Y, then what is the current of heater Y? current of heater Y क्या है, एक बात बताओ जरा, X इज इक्वल टू 2RY है, तो एक बात बताओगे, RY मतलब रेजिस्टेंस इन Y कितना हो जाएगा, तो मैम ये हो जाएगा RX का 2, है ना, रेजिस्टेंस इन हीटर X अपॉन में 2। अच्छा मैम इसका मतलब तो ये है कि हमें एक और रिलेशन पता है, कौन सा भाई, I मैम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि अगर ये RX बाई 2 है तो आपका I Y में मतलब Y हीटर में डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसके, X के, डबल हो जाएगा करंट X के। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय कितना दे रखा है भाई, 3.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 जो कि हो जाएगा मैम 7, जो कि हो जाएगा मैम 7 एम्पियर के इक्वल, जो कि कितना हो जाएगा 7 एम्पियर के इक्वल। तो इसके आंसर आ गया हमारा 7 एम्पियर। ठीक है भाई, आ गया, मार्क्स मिल गए भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी का देख लेते हैं डायग्राम क्या गिवन है, ये x है, ये y है, ठीक है, ये r है और ये 2r गिवन है। तो ये रेजिस्टर x एंड y कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी, द पावर डिसिपेटेड फॉर द कॉम्बिनेशन इज P1। ठीक है भाई, when these resistors are connected in parallel to the same battery, then the power dissipated is given by P2। ठीक है भाई, फाइंड आउट द रेशियो P1 अपॉन P2। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना कि जब ये X और Y सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो मैम चलो कनेक्ट कर देते हैं। हाँ जी, सीरीज में कनेक्ट कर दो पहले से, तो क्या होगा मैम, फॉर्मूला हमें पता है, R सीरीज का क्या होता है, R1 प्लस R2, है ना। तो कितना हो जाएगा ये मैम,
r प्लस 2r दैट विल बी इक्वल टू 3r। तो ये हमारा 3r आ गया, ठीक है मैम। अब आ जाते हैं हम लोग पैरेलल की बात करते हैं। तो मैम पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल का होता है हमारा बच्चों 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना भाई। तो इससे ज़रा यहीं पे सॉल्व करते हैं, एक पेज लेकर एक्स्ट्रा, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, है ना भाई। r1 कितना गिवन था? ये तो r ही गिवन था मैम, और ये 2r गिवन था, है ना भाई। चेक कर लेते हैं। हाँ, ये 2r गिवन था, 1/2r। तो भाई एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 1/2r, तो ये आ गया मैम 3/2r। क्या आया था ये? 1/rp आया था। इसका मतलब हमें rp भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ जी मैम, rp निकाल देंगे, तो ये आ गया हमारा 2r/3। अब आपसे पूछा है P1 रेशियो P2, मतलब यही पूछा है ना भाई, रिलेशन पूछा है ना P1 और P2 का, ऐसा कुछ। एक बात बताओ, P का फॉर्मूला याद है? v²/r। I तो दे नहीं रखा है, v और r का ही करेंगे, और तो कुछ है नहीं। और ये भी बोला है कि एक और चीज हमें गिवन है, एक और चीज गिवन थी हमें, क्या गिवन था भाई? हाँ, फाइंड आउट द रेशियो इन P2 और अबव फिगर, ठीक है भाई। हाँ, ये गिवन था कि हमारे पास वोल्टेज सिस्टम का इस तरीके से है, इसका मतलब V हमारा एज इट इज है। अच्छा, एक बार जरा इसको रिलेट करो इस फॉर्मूला से, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v², और R1 कितना है भाई? RS कितना आया था? यहाँ पे कैलकुलेट करा था ना हम लोगों ने, RS कितना आया था भाई? 3R आया था, तो ये आया 3R अपॉन P2 कितना है मैम? v²/r कितना है मैम? यहाँ पे 2r/3, है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया हमारे पास मैम, एक सेकेंड। हाँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, पहले तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, रुक जाओ। P1 इज इक्वल टू v²/r, ठीक है, तो v²/3r अकेला अकेला निकाल दो, ठीक है। P2 विल बी इक्वल टू v²/r, तो मैम यहाँ पे था हमारा v², और r मैम यहाँ पे आ गया था हमारा कितना? 2r/3, है ना भाई। इसको इसके मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा यहाँ पे मैम? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3v² अपॉन में 2r। अब यहाँ पे रख दो डायरेक्टली, तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे हमारा P2 कितना आ गया? ये रहा मैम 3v²/2r, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना भाई। तो कितना आ गया मैम? ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया मैम 2rv² अपॉन 9rv²। v² से v² कैंसिल, r से r कैंसिल, मैम हमारे पास आ गया 2/9 फाइनल आंसर। तो समझ आ गया भाई हम लोगों ने कैसे कैसे करा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिटन तो होगा ही भाई, मार्क्स मिलने हैं तो रिटन तो होगा ही, ठीक है। तो 2/9 इज आवर फाइनल आंसर है। और तो कुछ नहीं पूछा था ना भाई, यही 2 क्वेश्चन थे ना, देख लेते हैं। हाँ, यही 2 क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। We have 4 resistors A, B, C and D of resistance 3 ohm, 6 ohm, 9 ohm and 12 ohm respectively. Find out the lowest resistance. बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपके पास लोएस्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लोएस्ट रेजिस्टेंस की, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो बात कर रहे हैं आपसे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किससे बात कर रहे हैं मैम? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये बात कर रहे थे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ठीक है, तो मैम चलो भाई फिर निकाल देते हैं मैम पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना दे रखा है 3 6 9 12 है ना, 3 6 9 12 3 6 9 एंड 12 है ना, यही दे रखा है ना 3 6 9 12। इसका एलसीएम ले लो भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा मैम 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा मैम 12 आ जाएगा, ये 6 ये 4 और ये 3, तो ये आ गया 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। चेक कर लेना भाई एक बार। ठीक है भाई, 12 और 6 और 4 प्लस 3 12 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये आ गया हमारे पास 25/36। क्या आ गया भाई मैम 1/RP। तो अभी RP कितना आ जाएगा मैम, RP आ जाएगा 36/25। था इजी, RP कितना आ गया मैम, RP आ गया 36/25, सॉर्ट ऑफ 1 पॉइंट सॉर्ट ऑफ कुछ आ रहा है ना भाई। और देख लेते हैं और क्या हमसे पूछा गया है। यू आर गिवन 2 फ्यूज वायर्स A एंड B, हमारे पास 2 फ्यूज वायर्स गिवन है बच्चों। ठीक है, A और B गिवन है विथ करंट रेटिंग्स 2A एंड 5A, मतलब 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, राइट, रिस्पेक्टिवली। जस्टिफाई विथ रीजन विच ऑफ द टू वुड यू यूज विथ 1000 वॉट 220 वोल्ट रूम हीटर। अच्छा, सबसे पहले ना ये निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना एक बार निकाल देते हैं कि इसको कितनी करंट चाहिए, मतलब इस हीटर को कितनी करंट चाहिए मैम, पहले ये निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या था। ये हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं मैम, पार्ट बी। फॉर्मूला क्या था मैम, P इज इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला यही था ना, P इज इक्वल टू वी आई। अब आप क्या करोगे मैम, P हमें गिवन है, हाँ जी भाई P गिवन है, 1000 वॉट गिवन है भाई आप लोगों को, 1000 वॉट गिवन है मैम। ठीक है मैम, उसके बाद V भी गिवन था ना मैम, हाँ जी V भी गिवन है 220 वोल्ट इनटू I। तो I इज इक्वल टू मैम, I विल बी इक्वल टू 1000 वॉट अपॉन में 220 वोल्ट। हाँ जी भैया, तो फिर 0 से 0 कैंसिल, ये 1000/22, ये आ गया भाई आप लोगों का सॉर्ट ऑफ 4.54 एम्पियर। कितना आ गया मैम, 4.54 एम्पियर आ गया सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर ये इसके इक्वल आ रहा है, कुछ अप्रॉक्स वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप कौन सा फ्यूज वायर चूज करोगे, 2 एम्पियर या 5 एम्पियर। मैम ऑब्वियस ही बात है, वी विल नॉट यूज 2 एम्पियर वाला फ्यूज वायर, बिकॉज दैट विल यू कैन से कि बहुत जल्दी जल जाएगी, है ना, दैट विल मेल्ट रियली फास्टर, बहुत जल्दी। क्यों मैम, क्योंकि इसको तो चाहिए 4.54 एम्पियर और हम कितनी दे रहे हैं, बस 2 एम्पियर, वायर तो जल जाएगी, हमारी हीटर जलेगी ही नहीं। सो वी विल बी यूजिंग फ्यूज ऑफ वायर रेटिंग 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को उसको आंसर कर देना है और आपको मिल जाएंगे इसमें भी फुल मार्क्स। बात समझ आ गई। तो हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन भी पूरा खत्म कर लिया। आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी में। ये आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर पार्ट 2 जो कि 3 मार्क्स कंटेन करेगा भाई। ओके देन, बहुत ज्यादा इजी ह्यूमन आई का क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इजी है हमारा। देख लेते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में मैम, हम नियर बाय चीजें क्लियरली नहीं देख पाते और मायोपिया में हम फार बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख पाते। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी सा हो गया। मायोपिया में लिखवा दो क्या, हाँ चलो, सबसे पहले में क्या लिख दोगे भाई, मायोपिया में मायोपिया की डेफिनेशन लिख दोगे, हाइपरमेट्रोपिया को बता दोगे, नियर बाय और फार बाय ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लोग, है ना, इनके बारे में बता दोगे। मायोपिया के बारे में क्या बता दोगे कि मैम हम लोग फार बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं देख पाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखती हैं, राइट, डिफरेंस हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा आप लोगों से, द डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ एन आई डिफेक्ट।
व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोन इन द फिगर? अरे मैम ये सारी रेज तो जा रही हैं बिहाइंड द रेटिना। कहाँ जा रही है भाई? बिहाइंड द रेटिना। इसका मतलब है मैम कि ये है हमारा हाइपरमेट्रोपिया का केस, है ना भाई? कौन सा केस हो गया मैम? ये हाइपरमेट्रोपिया का केस हो गया। तो हम यहीं पे लिख देते हैं ये है हमारा केस हाइपरमेट्रोपिया का। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन विथ रीजन ऑफ कॉनकेव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या हम यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगा सकते हैं टू क्योर दिस डिसीज, टू क्योर द हाइपरमेट्रोपिया? द आंसर विल बी नो। द आंसर विल बी सी का नो मैम, हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज कॉनकेव लेंस will diverge the rays, will diverge the rays, and hence the image will move further away। और ज़्यादा पीछे चले जाएगा भाई, और ज़्यादा पीछे चली जाएंगी रेज। तो हम तो यही बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। we will be using, ये भी बता दो कि कौन सा यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, है ना भाई? क्योंकि वो कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज कर देगा तो रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है भाई? एक्सप्लेन विथ रीजन, ये तो हो गया कंप्लीट। तो मतलब अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं था मैम? बिल्कुल था। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन ये वाला भी करना है। आपको पता है हम सभी के सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो करने वाले हैं ना, तो ये वाला भी करना है भाई। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया? ये तो वही जो सेम अभी हमने डिस्कस किया था, ये तो हो गया भाई हमारा। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया? 2 कॉजेज आर देयर। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? कौन कौन से लिख सकते हो भाई? सबसे पहला इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, है ना भाई? इलोंगेटेड आईबॉल, इलोंगेटेड आईबॉल। और फिर फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाती है? डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे 2 कॉजेज थे मैम, हम लोगों ने लिख दिया, हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ये वाला भी। ओके देन बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसी जोश थे, बिल्कुल भी जोश ढीला तो नहीं हुआ है ना भाई? पानी वानी साइड में रख लो और स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर टू इट्स लेंथ L and its cross sectional area A, and also we also have to write the mathematical symbols। बच्चों सबसे पहला तो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर, लेंथ और एरिया आर। इसका मतलब तो मैम ये क्वेश्चन है फैक्टर्स वाला। R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 upon area of cross section। मैम अगर इसको और इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास मैम बन जाएगा L/A, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैम हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज मैम रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट इज मैम रेजिस्टिविटी, रो L/A। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू RA/L। तो रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करोगे, ये आपसे पूछा गया है सेकेंड पार्ट में। हाउ विल यू डिफाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल? तो सबसे पहला तो बच्चों आपको क्या काम करना है, इसको बोल देना रेजिस्टिविटी, इसको बोल देना रेजिस्टेंस, एरिया, लेंथ, ये सब डिनोट करने के बाद यू विल बी राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। कैसे लिखोगे? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, resistance offered by a wire of length 1 meter, of length 1 meter and having cross sectional area, and having cross sectional area, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं एक सेकेंड, हाँ, हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। रुको मैं यहीं पे लिखवा दूं,
रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करेंगे मैम रेजिस्टिविटी को? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर, द रेजिस्टेंस offered by a wire, the resistance offered by a wire whose length is 1 meter and having cross sectional area of 1 meter square. क्यों भाई? क्योंकि मैम वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर, बताओ जल्दी भाई, ए बाई एल, है ना, आर ए बाई एल। तो एक बात बताओ, एरिया को अगर आप 1 मीटर स्क्वायर रख दो, एल को 1 मीटर रख दो और आर को एज इट इज रहने दो, तो ये 1 तो हो ही गया खत्म। तो हमारे पास बचा क्या मैम? हमारे पास बचा रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे डिफाइन कर दिया। तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन मैम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया भाई, यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, वेरी गुड, क्लैपिंग। ऐसे ही हम लोगों को और क्वेश्चंस करने हैं और बस हम मोस्टली आ ही चुके हैं एंड पे, तो बिल्कुल भी जोश कम नहीं होने देना है, ठीक है भाई? ओके देन, क्वेश्चन नंबर 33। तो हमारे पास अगेन वी हैव वन डायग्राम। सबसे पहले तो इस डायग्राम में ना, सबसे पहले तो एक बार करंट ड्रॉ कर लो, ठीक है? ऐसे डायग्राम्स में करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो मैम करंट ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है मैम, करंट ड्रॉ कर लिया। अब मैम पढ़ते हैं। मूना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विथ अ मैग्नेटिक कंपास इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दिख ही रहा है भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है। डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड। अरे डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन ए में आपसे बोला है एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव्ड। अच्छा, ये देखो भाई कितने अच्छे से बता रखा है कि मोना ने मूव कर दिया कंपास नीडल फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। अब मैं आपको इसका बताती हूं एक रिलेशन। कौन सा रिलेशन मैम? मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड इज नोटेड एज बी, याद है ना भाई? बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड का डिनोशन, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मतलब द डिस्टेंस, ठीक है? ये दोनों चीज तो बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है? अब देख लो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गया मैम। ऐसा क्यों हुआ मैम? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू विल राइट we know that magnetic field is inversely proportional to the radius, to the distance, and hence if we will increase the distance, the magnetic field strength will be reduced, the deflection will be reduced. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? मेंशन वन थिंग दैट कुड हैव चेंज्ड इन द सर्किट ऑफ द वायर दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन। अरे मैम अभी तो बताया, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो वी विल बी इंक्रीजिंग द करंट बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, एंड इफ वी विल इंक्रीज द करंट आवर मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड, राइट? ऑप्शन सी, explain with reason what will be the direction of the magnetic field associated with the wire for the case described by the above figure। अरे भाई मैम बहुत सादा सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा मैम राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, चलो जल्दी से, जहाँ कहीं पे बैठे हो जल्दी से अपने फिंगर्स को रैप करो। कौन सा डायरेक्शन मैम? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में योर पॉइंट ऑफ थंब डिनोट्स योर करंट, है ना मैम? देख लेते हैं जरा करंट कैसे जा रहा है। करंट जा रहा है मैम नीचे की तरफ, ओके मैम। तो अब हमारा ऐसा हो गया है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। देख लो भाई डायरेक्शन कैसे जा रही है मैम? नीचे की तरफ जा रही है करंट, इस डायरेक्शन में। चलो जल्दी से घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाओ, अपने 4 फिंगर्स को कर्ल करो। कौन सी डायरेक्शन है ये मैम? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। सो द आंसर ऑफ सी पार्ट, ये तो ए का था, ये तो बी का था, और सी पार्ट का हो जाएगा मैम क्लॉकवाइज, और ये भी लिख देना
अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई, वो वाला भी हो गया। आ जाते हैं हम लोग सेक्शन डी, दैट इज योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स, मतलब मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आ जाते हैं हम लोग, सर्किट डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, देख लेते हैं। द अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है मैम हमें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 मतलब मैम ये फाइंड करना है। मैम ये कैसे फाइंड करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट लग रहा है ना। ध्यान से अगेन माइंड शान, पूरा फोकस इस पे। एक बात बताओ बच्चों मुझे, ठीक है, ये 1.5 एम्पियर है, दिख रहा है भाई 1.5 एम्पियर है, और ये 4 ओम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज निकाल दोगे? हाँ मैम यहाँ पे तो वोल्टेज बिल्कुल निकाल देंगे। वोल्टेज इज इक्वल टू होता है मैम हमारे पास IR, है ना, तो यहाँ हो जाएगा मैम IR हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी मैम 1.5 इंटू 4, है ना, तो ये हो जाएगा 15/10 इंटू 4, 15 4 जा 60/10, 0 से 0 कैंसिल, मैम हमारे पास आ गई 6 वोल्ट। तो मैम यहाँ का सिस्टम का जो वोल्टेज आ गया मैम आ गया वो 6 वोल्ट। हाँ जी भाई 6 वोल्ट आ गया। अच्छा जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये दोनों के दोनों कैसे जुड़े हैं? मैम ये दोनों तो जुड़े हैं पैरेलल में, हाँ भाई कनेक्टेड है पैरेलल में। तो आप मुझे बताओ पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होती है ना, सेम ही रहती है ना भाई। तो 6 वोल्टेज ऊपर तो 6 वोल्टेज नीचे, आ गई बात समझ? 6 वोल्टेज ऊपर तो 6 वोल्टेज नीचे, क्योंकि मैम ने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे वोल्टेज सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे तो इसका आंसर, अरे मैम बिल्कुल बटर क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भाई? बिल्कुल बटर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। अब आ जाते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R2। R2 का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें बताना है और R1 का भी बताना है। पहले चलो R1 का देख लेते हैं, ठीक है, नहीं पहले R2 का बोला है ना, हाँ तो पहले R2 का देख लेते हैं। तो मैम यहाँ पे 6 वोल्ट है, मैम हमें ज़रूरत किसकी है? अच्छा मैम हमें ज़रूरत है I की। मैम अगर I मिल जाता ना तो हम R एकदम बटर के फॉर्मूले से निकाल देते। चलो भाई निकालते हैं भाई, देखना बटर के फॉर्मूले से I निकालेंगे और एक्स्ट्रा बटर से हम लोग क्या निकाल देंगे, हमारा R2। चलो भाई पहले बटर से मैम I निकालते हैं। हाँ जी, तो एक बात बताओ, ये 2 एम्पियर की करंट जा रही है, दिख रहा है ना भाई, पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसके बाद 2 एम्पियर अगेन चली गई। तो मैम एक तो चीज हमें समझ आ गई कि यही 2 एम्पियर इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अरे मैम हमें तो ये वाला भी पता है कि ये 1.5 एम्पियर है। बच्चों यही तो था, 1.5 एम्पियर इसमें जा रही है, तो बचा कितना मैम? 2 में से 1.5 माइनस करेंगे, मैम हमारे पास बच गया 0.5 एम्पियर। मतलब मैम इतना तो बटर से पता चल गया, बटर फॉर्मूला से, कि यहाँ पे जा रही है 0.5। तभी तो मैम 0.5 और 1.5 2 बनाएंगे सिस्टम का, बात समझ आ रही है? तभी तो 0.5 और 1.5 2 एम्पियर बनाएंगे। तो अब हमने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने सिंपल सी चीज की, हमने क्या किया, हम लोगों ने किया यहाँ पे 0.5 एम्पियर करंट निकाल दिया। अब हमारे पास R निकालना है, तो मैम ये तो भाई मैम बहुत इजी हो गया। मैम हमने कर दिया R इज इक्वल टू V/I। V मैम हमें पता है 6 और I मैम अभी हमने बटर फॉर्मूले से निकाला, एक्स्ट्रा बटर से R निकाल दो भाई जल्दी से, 0.5। तो ये हो गया मैम हमारे पास 6/5/10, ठीक है, ये 1 इधर इधर, तो ये हो गया 60/5, जो कि मैम हो गया 5 1 5, 5 2 10, 12 आ गया भाई हमारे पास। किसकी वैल्यू थी ये? हाँ, तो R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। R2 की वैल्यू कितनी आ गई मैम हमारे पास? 12। और भाई ओम लिखना मत भूलना, ऐसा यूनिट के मार्क्स लगते हैं भाई। तो R2 की वैल्यू आ गई मैम हमारे पास 12 ओम, ठीक है भाई। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 बताओ, R1 की वैल्यू बताओ। R1 का है मैम, ये रहा मैम R1, ठीक है भाई। R1 की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, तो आप करोगे क्या आप लोग? तो मैम हम ये कर सकते हैं कि सिस्टम का पूरा वोल्टेज कितना है मैम, सिस्टम का पूरा वोल्टेज तो 12 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है मैम। एक काम करते हैं, हाँ पूरा सिस्टम का जो वोल्टेज है मैम वो है 12 वोल्ट, ठीक है भाई।
और करंट पूरा सिस्टम का कितना दिख रहा है मैम? करंट पूरे सिस्टम का 2 दिख रहा है, करंट दिख रहा है मैम 2 एम्पियर। तो सबसे पहले तो पूरे करंट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई? टोटल रेजिस्टेंस विल बी V अपॉन I, है ना? V है मैम 12 अपॉन 2, 2 6 12, 6 ओम हमारे पास निकल गया भाई टोटल R। ठीक है, इसको तो पहले एक बार बॉक्स में डाल देते हैं। अब हमारे पास पूछा है बच्चे, और क्या पूछा है भाई? R1 निकालना है 2। ठीक है ठीक है, एक बात बताओ, ये और ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। इसका है 4 ओम और इसका अभी हमने निकाला 12 ओम। तो सबसे पहले तो 1 अपॉन आर का फंडा लगा के 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12 कर दो। इसका एलसीएम निकालो, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 प्लस 1 अपॉन 12 जो कि हो जाएगा 4/12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास 1 अपॉन आरपी की वैल्यू निकली थी, तो आरपी की वैल्यू निकल जाएगी 3 ओम, क्योंकि 1 अपॉन 3 था ना, तो 3 ओम आ गया। ठीक है मैम। और मैम हमें ये भी पता है कि यहाँ का तो चलो मैम आपने 3 ओम निकाल दिया, और यहाँ का ढूंढना है, और यहाँ का भी मैम हमें पता है 2 है। ठीक है भाई, 3 प्लस 2 लिखना स्टार्ट करो भाई, 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस R1 इक्वल किसके होगा मैम? टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस है हमारी बच्चे 6 ओम, तो 3 प्लस 2 5 ओम प्लस R1 इज इक्वल टू 6 ओम। तो अरे मैम ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था मैम, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था ना मैम, ये बहुत मज़ा आया मैम, बहुत मज़ा। बिल्कुल, तो भाई प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ये तो नहीं है कि भाई ऐसे सोचा और ऐसे कर लिया, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बच्चे। और उसके बाद धीरे 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 खुद ब खुद स्टेप करते करते हमने ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर दिया भाई। 5 मार्कर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 36 का बी, अगेन उसमें ऑप्शन था, तो 36 का बी पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास फिगर है, हमसे बोला गया है कि 2 लैम्प्स है ए और बी। ठीक है भाई, लैम्प ए इज रेटेड एट 12 वोल्ट। अच्छा, इसका हमें वोल्टेज दे रखा है जो कि है 12 वोल्ट। ठीक है भाई, इसका वोल्टेज हमें गिवन है 12 वोल्ट, इसको लिख देते हैं 12 वोल्ट। और इसमें क्या गिवन है भाई? 24 वॉट भी गिवन है। अच्छा, 24 वॉट भी गिवन है। ठीक है भाई, सबसे पहले ना मुझे जो दिख रहा है ना, मैं तो उसे सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है भाई, आप भी वही करना। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 12 वोल्ट एंड 24 वॉट। देखो भाई, पूछा है सबसे पहला करंट इन लैम्प ए, करंट इन लैम्प ए। क्या करोगे मैम? हमारे पास पावर गिवन है। हाँ जी, पावर तो गिवन है, 24 वॉट है। मैम हमारे पास वोल्टेज भी गिवन है। हाँ जी, गिवन है 12 वॉट है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू क्या करोगे मैम? वी आई कर दिया। अब V कितना है? 12 इंटू आई कितना है? V कितना गिवन है भाई? 12। I हमें पता नहीं है मैम। और वोल्ट, अच्छा पावर हमें गिवन है 24। देख लो भाई, अभी तक सब सही है ना? 24। हाँ, तो हमारे पास मैम यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। हाँ जी भाई, तो हमें ये पता चल गया मैम कि यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर था। यहाँ पे कितना है भाई? 2 एम्पियर है। ठीक है मैम, और देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड वाले पे। और क्या पूछा है? स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। मतलब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी बच्चों? पहले ये देखो। तो बच्चों देखो, हमारे पास 15 वोल्ट का तो पूरा सिस्टम था, 12 वोल्ट यहाँ पे लग रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो 12 वोल्ट लगेगा, है ना? यहाँ और यहाँ वाले पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो पैरेलल में लगा है, पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो मतलब यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी पूरा क्या होगा भाई? 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो क्या होगा कि PD अक्रॉस लैम्प A will be equal to PD across लैम्प B and R2, राइट? तो ये भी आ जाएगा 12 वोल्ट। उसके बाद आ जाएगा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। हमें इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एक बात बताओ बच्चों, एक और चीज हमें गिवन है कि लैम्प B इज रेटेड 6 वोल्ट, लैम्प B है 6 वोल्ट का। तो टोटल तो मैंने अभी बताया 12 वोल्ट है, पूरा का पूरा 12 वोल्ट है, तो ये भी 6 वोल्ट होगा। हाँ जी मैम, ये भी 6 वोल्ट होगा। बात समझ आ रही है? ये भी क्या होगा मैम? ये भी हमारा क्या होगा? 6 वोल्ट का होगा, क्योंकि ये भी 6 वोल्ट का था।
क्योंकि तभी तो 12 बनेगा ना। तो R2 की वैल्यू निकालनी है, 6 वोल्ट, ये भी पता चल गया। और क्या बताया भाई, और बताया है कि मैम करंट है 3 एम्पियर, इसमें यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है। तो एक बात बताओ, लैंप भी में 3 एम्पियर जा रहा है तो R2 में भी तो 3 एम्पियर ही जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर आ गया। हाँ जी मैम, यहाँ पे भी 3 एम्पियर आ गया। अरे R2 की वैल्यू तो मैम अब आ गई। कैसे आ गई भाई? अब हम क्या करेंगे, R2 विल बी इक्वल टू V अपॉन I। 6 अपॉन I की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, तो 3 2 जा 6 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास R2 की भी वैल्यू आ गई जो कि है 6 ओम। अब हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। R1 की वैल्यू ढूंढ दो भाई, इसकी वैल्यू ढूंढ दो, कितनी हो जाएगी भाई? अच्छा, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो 12 और 12 है, दोनों सेम है, और टोटल 15 वोल्ट का सिस्टम है। तो 15 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 3 वोल्ट। मतलब R3 में 3 वोल्ट है। कितना जा रहा है भाई मैम? 3 वोल्ट जा रहा है, बिकॉज वी नो दैट सिस्टम इज अ 15 वोल्ट। सिस्टम पूरा 15 वोल्ट का है और यहाँ पे तो 12 है ही, तो 3 वोल्ट मैम है। करंट मैम कैसे करें? अरे भाई करंट भी बहुत इजी है। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना चला जाएगा? 5 एम्पियर, है ना भाई? तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, लगा दो भाई फॉर्मूला फिर से। तो R यहाँ पे लिखवा देते हैं, चलो। R1 विल बी इक्वल टू कितना था भाई? 3 वोल्ट और 5 एम्पियर। 3 वोल्ट और 5 एम्पियर हो गया भाई, ये भी निकल गया। तो हमारे पास इसका भी आंसर मैम आ चुका है। देख लो भाई, पूरा सही से समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। स्टेट द लॉज एंड राइट द फॉर्मूला कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वोल्टेज। अरे भाई मैम, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो एक्स्ट्रा बटर वाला क्वेश्चन है। वी नो दैट फर्स्ट का आंसर फॉर द पार्ट 1, वी नो दैट दिस इज योर ओम्स लॉ, where we know that V is directly proportional to I and hence proportionality constant को remove करोगे, you will be getting V is equal to IR, V is equal to IR, right? उसके बाद in a household यही था ना, हाँ, in a household 5 fans each of 100 watt are used for 4 hours and an electric press for 500 watt for 2 hours. इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है? फर्स्ट वाला तो समझ आ गया ना, ओम्स लॉ को स्टेट कर देना और ये रिलेशनशिप बता देनी, आपको आंसर आ जाएगा। चलो सेकेंड वाले को थोड़ा सा इजी ध्यान से करते हैं। एक हाउस होल्ड में 5 फैंस चल रहे हैं मैम, ओके, 5 फैंस चल रहे हैं, इसको, हाँ मैम 5 फैंस चल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैंस मैम 5, ठीक है। कितना है भाई, कितने फैंस कितने वॉट के चल रहे हैं मैम? 100 वॉट का, ओके भाई। तो पावर दे रखी है मैम 100 वॉट। चलो इसका 2 रिलेशनशिप बनाते हैं, हाँ 100 वॉट का, और यूज्ड फॉर 4 आवर्स मैम, 4 घंटों के लिए इसे यूज करा गया है, 4 आवर्स के लिए। तो पहले तो इसका ना सेकेंड वाला भी बना लेते हैं। सेकेंड वाला क्या बोल रखा है? एक इलेक्ट्रिक प्रेस है 500 वॉट का, 2 आवर्स के लिए जला रहे हैं, पावर है 500 वॉट, 2 आवर्स के लिए जला रहे हैं, ठीक है। और तो कुछ नहीं बोला ना, नंबर वगैरह तो नहीं गिवन है, नहीं, तो मतलब मैम एक ही इलेक्ट्रिक प्रेस है, ठीक है भाई, एक ही इलेक्ट्रिक प्रेस है। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? उनको हम 60 डेज के लिए चला रहे हैं, है ना, हाँ। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ट्यूबलाइट्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेस फॉर 60 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹6.5। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। इसका मतलब एनर्जी निकालनी है ना हमें, तो एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी मैम? एनर्जी हो जाएगी P × T के, है ना, और इनके साथ तो नंबर भी है, तो E1 और यहाँ पे रख दो E2, E1 और E2। E2 क्या हो जाएगा भाई? P × T × N। P कितना है?
500 वॉट है बच्चों, ध्यान रखोगे, इसे हमें किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, तो किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 1000 करोगे, ठीक है, किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 करोगे, ध्यान रखना, इनटू टाइम, टाइम मैम गिवन है 2 आवर्स, इनटू एन, एन मैम गिवन है 1, यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, E1 विल बी इक्वल टू P है मैम यहाँ पे हमारा 100, टाइम है मैम 4 और N है मैम कितने हैं भाई, N 5 पंखे हैं, ठीक है भाई, ये कैलकुलेट कर लोगे अलग 1000 क्योंकि किलोवाट में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे मैम, अब क्या करें मैम, अब हमें करना है कुछ नहीं, बहुत इजी है, E टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, E1 प्लस E2 के, जो भी आएगा आप लोगों को प्लस कर दोगे और जो भी वैल्यू आएगी ना उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, E1 इंटू E2, चलो मैं इसमें बता देती हूँ, E1 प्लस E2 मल्टीप्लाई बाय 60 डेज, है ना, मल्टीप्लाई बाय 60 डेज इंटू कितना दे रखा था 6.5, यही दे रखा था ना भाई 6.5, तो आपका आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके, ये सिंपल आ गया ना, E1 E2 को प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय कितने डेज, तो 60 डेज इंटू 6.5, भाई क्लियर हो गया, ओके देन। उसके बाद 36 का बी पार्ट है हमारे पास, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप लोग इसे डिफाइन कर दोगे भाई बहुत इजी तरीके से, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे ही बताते हैं ना कि हमारा जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर RT के, इसको आप डिफाइन कर दोगे। उसके बाद ऑप्शन बी में 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है भाई, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, 4 ओम प्लस 2 ओम हो गया हमारा 6 ओम। उसके बाद पैरेलल में कनेक्टेड है, अच्छा पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले तो ये तो सीरीज का निकल गया, पैरेलल में कैसे करेंगे, 1/4 प्लस 1/2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया मैम 3/4, तो मैम RP की वैल्यू हो गई 4/3, ठीक है। पूछा क्या है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ टोटल ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर वोल्टेज सेम होगा तो क्या होगा, ओके देन, बहुत इजी है ये भी, तो हम क्या करेंगे RS/RP, है ना, मतलब HS/HP कर देते हैं। पहले फॉर्मूला कौन सा लगाओगे ये भी देख लो, H इज इक्वल टू I दे रखा है, नहीं दे रखा मैम, बस V वगैरह के बारे में बताया, तो V स्क्वायर बाय R T वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर HS हो जाएगा आपका V स्क्वायर, और देखो भाई R की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 ओम गिवन है ना, 6 ओम फॉर दिस इनटू टाइम, और इसकी कितनी गिवन है HP की, मैम HP की गिवन है V स्क्वायर बाय 4/3 इंटू टाइम, इसको कैलकुलेट कर लोगे और इसका आप लोग क्या निकाल दोगे भाई, रेशियो निकाल दोगे, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके V स्क्वायर और V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, T भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये भी, ओके देन। सेक्शन E है हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, लास्ट मोमेंट पे हम आ चुके हैं भाई हम लोगों के, तो ये है बच्चों हमारा केस स्टडी क्वेश्चन, इसमें हमारे पास डायग्राम है, ये देखो लाइट रेज आ रही है पैरेलल, उसके बाद ये पैरेलल जाने के बाद एक कर्व्ड मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन मिरर पे जा रही है और फिर आई पीस पे आ रही है। ये आई पीस तो मुझे यहीं से पता चल गया कि ये आई पीस है मैम, कौन सा, ये आई पीस है मैम हमारा कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये आई पीस है मैम हमारा कॉन्वेक्स लेंस। देखो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा क्या गया है हमसे, टेलीस्कोप वगैरह है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द आई पीस, ऑफ कोर्स मैम रियल इमेज। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड, मैम मिरर यूज्ड है क्योंकि वो डाइवर्ज नहीं कर रहा, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब मैम कॉनकेव मिरर होगा। फिर इसमें से सी और डी में से आपको एक करना था, जिसमें से एक्सप्लेन विथ रीजन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, लेंस कौन सी यूज हो रही है आई पीस पे, तो यू नो दैट दिस विल बी योर कॉन्वेक्स लेंस। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर, वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज बना देता है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए अच्छे से आंसर लिख दिया है। तो केस बेस्ड हमारा भी खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारा एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन था, वो भी हमें करना है।
ये हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देख लो भाई। यहाँ पे कहानी दे रखी है, बेसिकली एक साइंस के कुछ आर्टिस्ट वगैरह हैं ये अजीम, उसके बाद उन्हें पेपर जलाना है, ठीक है, उनको एक पेपर जलाना था। उन्होंने क्या करा, एक ट्रिक यूज की। तो पूछा गया है कि विच लेंस कैन बी यूज्ड बाय अजीम टू क्रिएट द फायर। अब मुझे एक बात बताओ, फोकस ही तो करना पड़ेगा ना, जो सन की रेज है उसे फोकस करना पड़ेगा। ये काम तो आपका कॉन्वेक्स लेंस बहुत अच्छे तरीके से करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, है ना भाई। उसके बाद What property of the lens helps Azim to create the fire? कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, है ना भाई, कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, राइट। ऑप्शन सी और डी में अगेन एक चूज करना था। लिस्ट 2 मोर यूजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या हो जाएंगे मैम। सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्या होता है कि मैम ये हाइपरमेट्रोपिया के केस में यूज होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया के केस में यूज होता है। ये टेलीस्कोप्स में यूज होता है, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी यूज होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में यूज होता है। उसके बाद आपसे बोला है एक्सप्लेन विथ रीजन द कंडीशन अंडर विच द लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो बच्चों वर्चुअल इमेज के लिए तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, है ना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ पे रखोगे तो आपका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। रियल इमेज तो पांचों के पांचों केसेस में बनता है, राइट, सी पे भी बनता है, बियॉन्ड 2F1 भी बनता है। बात समझ आ गई। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड आवर सैम्पल पेपर ऑफ ईयर 2024 to 25। आई होप आप लोगों को ये पेपर अच्छे से समझ आया हो। मेक श्योर टू अटेंड दिस पेपर अगेन विथ योर सेल्फ विदाउट सीइंग एनी टाइप ऑफ आंसर्स। एक कोट के साथ आज का लेसन हम एंड करेंगे। वो कोट क्या है बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का सिर्फ और सिर्फ यही टाइम है। अगर आप इस टाइम को वेस्ट करके कि मैम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा कर दोगे, तो वो जो सपना था ना, या सपना देखने वाले हो कि मैम ऐसा कुछ हो जाता तो कितना अच्छा होता, वो रिग्रेट वाला टाइम हो जाता है कि नहीं हो पाया। तो भाई जो भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो एंड मेक श्योर कि आप इस लेसन को अच्छे तरीके से विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन देखो। आई गारंटी यू कि इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। ओके देन, तो ऐसे ही हम कुछ और वीडियोस में मिलेंगे जिसमें वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर PYQs ऑफ 10 years back sort of, and we will be meeting again and again like these videos. So don't forget to like, share and subscribe our channel 100+ Academy। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।